नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को वाराणसी लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है। जो कार्य किए, मुझे लगता है कि केवल वाराणसी ही नहीं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसके प्रति विनम्र भाव के साथ अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा। 1909 में वाराणसी में एक कॉलेज की स्थापना हो, एक शिक्षण संस्थान स्थापित हो, ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खासतौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जोदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है, जिनके मन में एक भाव रहा होगा कि हमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावी भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था देनी है जो देश की आजादी के आंदोलन को तो एक गति दे ही सके, आवश्यकता पड़ने पर हर एक क्षेत्र में इस देश को योग्य नागरिक भी दे सके। और यही कारण है कि 1909 में जो नींव यहां रखी थी बाबा विश्वनाथ के इस पावन स्थली पर पिछले 115 वर्षों से जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो उदय प्रताप कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित और शिक्षित, जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो। तो आप वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब ट्रेन से प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम साय रविवार शाम अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर से बिलासपुर पहुंचे। महातारी वंदन योजना से लाभान्वित बहनों ने रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। सीएम विष्णुदेव साय को अचानक देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हम महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। योजना के माध्यम से महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हुई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। बिलासपुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय के काफिले के आगे आज अचानक एक महिला आ गई और उसने जमकर हंगामा काटा। महिला की गोद में एक बच्चा भी था। रेप पीड़िता महिला का आरोप था कि आरोपी ने जेल से लौटने के बाद उसके साथ मारपीट की है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। वो न्याय की मांग कर रही थी। करीब 15 मिनट तक सीएम का काफिला वहां रुका रहा। न्याय का भरोसा मिलने पर हंगामा शांत हुआ। मंगला से आई हूँ, रजब मोहल्ला से। मैं ना किशन पटेल के खिलाफ पहले ना 376 के एफआईआर कर रही थी, लेकिन ना वो उसमें छूटने के बाद ना मेरे घर में आके ना 21-22 तारीख को मेरा पेशी, उसमें ना मेरे पक्ष में जाके बोलना, अगर नहीं बोलोगी ना
वीडियो और न फोटो वायरल कर दूंगा, और न 4 महीने तक मैं जेल में था, इसलिए मेरा कर्जा हो गया है। तो 10 लाख हुआ है, उसका पैसा तुम दोगी नहीं दोगी ना, तो सोच समझ लेना, तुम्हारा पूरा फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा करके बोले हैं। और मेरे नंबर तो ज्यादा जानकारी के लिए और मामले को समझने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से सीएम विष्णुदेव साय के काफिले के आगे अचानक एक महिला आ जाती है, क्या कुछ महिला की मांग थी, क्या कुछ है पूरा मामला? जिस हिसाब से देश में, ये प्रदेश की छत्तीसगढ़ की बात न करके पूरे देश में महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार होता है, शोषण होता है, ये इस देश के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। जो एक पुरुष प्रधान देश में ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ आए दिन देखने सुनने को मिलती है। अब हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री के काफिले के सामने महिला को अगर न्याय पाने के लिए बैठना पड़ा, तो इससे बड़ी शर्मसार घटना क्या हो सकती है। उस महिला का आरोप है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, और जो महिला के साथ दुराचार किया हुआ व्यक्ति था वो जेल से छूटा, उसके बाद फिर उसको धमका चमका रहा है, इससे पैसे की डिमांड भी कर रहा है, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि गवाही दो। और कुछ बातें तो ऐसी भी महिला ने बताई जिस बातों को हम लोग अपनी जबान से भी नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें जब महिलाओं को लेकर देश में सामने आती है, आखिर वजह क्या है? एक तरफ जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ अगर एक महिला को, क्योंकि महिला का आरोप है कि पुलिस वाले शिकायत सुन नहीं रहे हैं, यही वजह है कि उसे मदद के लिए और न्याय के लिए सीएम साय के सामने आना पड़ा। आखिर क्या वजह है इसकी? जी जी, निश्चित रूप से रिया, जिस हिसाब से महिला को अब सीएम के काफिले के आगे बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़े, उसको मीडिया के सामने चिल्लाना पड़े, ऐसी ऐसी बात हो उस वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकती है, जो बातें हम लोग अपनी जबान से भी नहीं कह सकते। तो इससे बड़ा इस देश के लिए और क्या शर्मसार बात हो सकती है कि एक महिला को इस तरह से बोलना पड़ रहा है और उसकी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं इस देश में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन कहीं भी नहीं लगता इस देश में आए दिन महिलाओं की का शोषण होता नजर आता है। अब ऐसे में क्या कहा जाए, आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं, इस देश का कानून जब इस देश में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो इस देश का क्या आगे क्या हो सकता है। अब इससे कुछ कहना, टीका टिप्पणी भी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। जी मनोज, जिस तरह से पीड़ित महिला सीएम विष्णुदेव साय के काफिले के आगे पहुंचती है, मदद की गुहार लगाती है, न्याय की गुहार लगाती है और पूरी आपबीती बताती है, अब किस तरह का आश्वासन जो है महिला को दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से? रिया, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री से उसको मिलने नहीं दिया गया। उनके मंत्री के काफिले के जो लोग हैं, सुरक्षा कर्मी है, उसको जो है जबरदस्ती आप वीडियो में देख सकती है, हटा दिए, उसको आश्वासन दिए, लेकिन कहीं न कहीं उस महिला को न्याय नहीं मिला। जब अगर उसको जिले के कलेक्टर के पास दौड़ना पड़ रहा है, थाने पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस देश को चीज शर्मसार कर देने वाली घटना ये सामने निकल कर आई है। और बातें जो आपको बताया कि जनप्रतिनिधि दावे बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि देश में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं अकेले जो है घूम सकती है, टहल सकती है, लेकिन कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह से मामला सामने आया है मनोज, ये बात तो साफ है कि जो बड़े बड़े दावे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर किए जाते हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर उनकी पोल ये मामला खोल रहा है। मनोज, आप बने रहिएगा, आपका रुख आगे भी करेंगे। वही खबरों में आगे बढ़ते, रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की तहरीर और करारी हार के बाद पार्टी एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने हार के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि ईवीएम पर संदेह था और हमेशा रहेगा। उपचुनाव में करारी हार पर बैज ने कहा कि उपचुनाव किसी भी क्षेत्र में हो, सरकार ही जीतती है। रायपुर दक्षिण 34 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, मैं सभी को जीत की बधाई देता हूं। प्रियंका गांधी ऐतिहासिक जीत के साथ वायनाड की सांसद बनी है। झारखंड में चुनाव जीतने के लिए हेमंत सोरेन को बधाई। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि परिणाम कुछ और आया है और एग्जिट पोल्स में कुछ और था। तो एक बार फिर से चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मैंने कहा कि बूथ अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व विधायक और तमाम हमारे प्रभारी वरिष्ठ नेता, तमाम लोग काम किए। मैंने कहा कि
परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी एकता और मजबूती के साथ लड़ी है और निश्चित रूप से हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि हम जनता के हित के लिए हमारा संघर्ष जारी है। ईवीएम में पहले भी संदेह था, है, रहेगा, ये भय नहीं। देश के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील साहब का ईवीएम के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव हुए, नतीजे आए, इसमें भी सवाल खड़े हुए। हरियाणा चुनाव हुए, उसमें भी सवाल खड़े हुए। महाराष्ट्र का रिजल्ट देखकर उसमें भी सवाल खड़े हुए। सवाल तो खड़े हुए। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, जिस तरह से रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जीत मिली, अब कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है। जी भैया, बिल्कुल रिया, दीपक बैज जो पीसीसी चीफ है छत्तीसगढ़ के, उनका बड़ा बयान फिर एक बार ईवीएम को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर दिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम पर हम लोगों को संदेह पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो ये दीपक बैज की तरफ से बड़ा बयान सामने देखने को मिला है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं दक्षिण विधानसभा के चुनाव की करारी हार के बाद ये दीपक बैज का ये बयान आना छत्तीसगढ़ की सियासत में एक फिर से जो है गर्माहट पैदा कर दिया है। वहीं दीपक बैज ने जो है झारखंड के चुनाव पर अच्छा परिणाम देखने को मिला। टीवी सोरेन को बधाई दी। प्रियंका गांधी वायनाड से जीती है चुनाव, काफी अच्छे मतों से, उनको भी बधाई दी। लेकिन वहीं कहीं न कहीं ईवीएम को लेके एक बार फिर जो है कांग्रेस पार्टी ने राग छेड़ दिया है। जी, लेकिन मनोज, जब प्रियंका गांधी वायनाड से जीतती हैं या झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनती है, तब उस वक्त पर ईवीएम पर सवाल नहीं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में हार जाते हैं, महाराष्ट्र में हार जाते हैं, बाकी अन्य जगहों में हार जाते हैं, तब ईवीएम को लेकर सवाल क्यों? हाँ, दीपक बैज ने एक बात और बोला कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बोला कि वहाँ पूरा एग्जिट पोल खुद बता रहा था, लेकिन वहाँ चुनाव परिणाम कुछ देखने को मिला। निश्चित रूप से ये संदेहास्पद बातें हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम पर मीडिया के सवालों के जवाब पर उन्होंने ये बातें कही कि ईवीएम पर हमेशा हम लोगों को संदेह था, आज भी है और हमेशा रहा। ये बड़ा बयान एक बार फिर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकल कर आया है। जी, क्योंकि रायपुर दक्षिण सीट को लेकर काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। हालांकि क्योंकि रायपुर दक्षिण सीट जो है मनोज, वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। कांग्रेस का बार बार यही कहना था कि रायपुर दक्षिण में जिससे बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है जो है समन्वय नहीं है, अंतरकला है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि बीजेपी को जीत मिली रायपुर दक्षिण से और जो गढ़ है अपना बचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। लेकिन अब आगामी चुनाव में कैसे कांग्रेस जो है किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी? जी रिया, आपको बता दूं रिया, दक्षिण रायपुर की जो दक्षिण विधानसभा सीट थी वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वास्तव में है भी, देखने को भी मिला। 34 साल से वहाँ बृजमोहन अग्रवाल लगातार विधायक रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो है वह बीजेपी का गढ़ माना जा सकता है। और उसी बात को लेकर जो दीपक बैज की तरफ से बयान आया ईवीएम पे निशाना साधा है, कहीं न कहीं उनका कहना ये भी था कि वहाँ पर निश्चित रूप से जो है कांग्रेस प्रत्याशी कभी नहीं जीता है, इसके बावजूद ईवीएम पर सवाल खड़ा करना कहीं न कहीं एक राजनीतिक बुगाहट जो है छत्तीसगढ़ में फिर से खड़ा हो गया है। लेकिन आगामी चुनाव की अगर बात करें, किस तरह से आगामी चुनाव में किस रणनीति के तहत कांग्रेस उतरेगी? क्या रणनीति बदली जाएगी या वही रणनीति अपनाई जाएगी? रिया, आपको बता दूं कि दक्षिण विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में जो है युवा चेहरे पे कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया था, लेकिन कहीं न कहीं उनका ये जो डिसीजन था जो है वो फेल होता नजर आ गया इस चुनाव के परिणाम पे। इसलिए कि जो ये रिकॉर्ड मतों से सुनील सोनी चुनाव वहां पर जीते हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी, अब इससे कांग्रेस पार्टी को समीक्षा करने की जरूरत है कि उनकी हार कैसे हुई, कहाँ से हुई। लेकिन हार की वजह सोचे मनोज, ये आपसे जानना चाहें तो हार की क्या वजह रही? यहाँ पर क्या वजह कि जो कांग्रेस है उसे एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा?
जी भैया, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जनता तक अपनी बातें पहुंचा नहीं पाए। ये भी इनकी लोग की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं और कुछ बातें ये भी है कि सुनील सोनी एक भाजपा के जो प्रत्याशी थे जो चुनाव जीते हैं काफी ऐतिहासिक मतों से, तो निश्चित रूप से सुनील सोनी एक मजे हुए भाजपा के खिलाड़ी थे। पहले पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, 2 बार महापौर रायपुर के रह चुके हैं, और कहीं उनके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे आकाश शर्मा, वो एकदम नया नवेला चेहरा देखने को जनता को मिला। कहीं न कहीं जनता जो है नए व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं जता पाई, शायद यही वजह माना जा सकता है। लेकिन अब ये बातें कहने से तो यानी रायपुर दक्षिण सीट पर हार का सामना करने के बाद कांग्रेस किस तरह से अब इस हार की समीक्षा करती है और आगे क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आजकल धान खरीद चल रही है। ऐसे में सरकार द्वारा धान खरीद को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से ही धान खरीदी की जा रही है। किसानों को इस मामले को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों के माइक्रो एटीएम से 2,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की राशि निकालने की सुविधा भी दी गई है। इससे किसानों को धान बेचने, परिवहन के लिए किराए पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर का भाड़ा और हमारी मजदूरी का जो है भुगतान करने में सुविधा होगी। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के बाद आज नगर निगम की मेयर इन काउंसिल बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से शारदा चौक से पात्यापारा रोड चौड़ीकरण, प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकायेदारों से वसूली में सख्ती और शास्त्री बाजार कॉम्प्लेक्स की 101 दुकानें जो 4 टेंडर के बाद भी नहीं बिक रही हैं, इस पर चर्चा होगी। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण MIC नहीं हुई थी, इसलिए इन सभी विषयों के अलावा विभागीय विषय पर भी चर्चा होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में दुर्घटनाओं का दौर जारी है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के एक्सीडेंट के बाद रविवार को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की गाड़ी भी हादसे का शिकार हो गई, जहां उनके काफिले की लगभग 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके साथ मौजूद लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। राजपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है। बता दें कि कृषि मंत्री रामविचार नेताम रामकृष्ण अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। शुक्रवार को हुए हादसे में उन्हें एक्सीडेंट में हाथ और सिर पर चोट आई थी। हाईवा गाड़ी ओवरटेक की सामने से, और उसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गया, तो आपस में एक दूसरे से अपनी जो चल रही थी गाड़ी वो आपस में टकरा गई। तो छोटी सी घटना थी। सभी के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से सब स्वस्थ हैं और गाड़ी डैमेज हुई थी, हम सब ठीक हैं। देखिए, मैं जब घटना घटा तो मैं झपकी ले रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे बता रहे हैं कि नहीं, हाईवा ओवरटेक करके गई सामने से, तो उसकी वजह से सभी गाड़ी आपस में टकराती गई, अचानक ब्रेक मारे, तो कारण ये। वहीं आईजी रायपुर अमरेश मिश्रा और एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा बदमाशों, अड्डेबाजों पर कार्रवाई, साथ ही विजिबल पुलिसिंग और नशे के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। रायपुर जिले में फरवरी से अब तक आईपीसी और बीएनएस के तहत
970 अपराध दर्ज किए गए हैं। पिछले साल इसी अवधि में 8,224 अपराध दर्ज हुए थे। पिछले साल की तुलना में इस अवधि में अपराधों में 3% की कमी आई है। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रशासन के अवैध रेत खनन पर प्रतिबंध के दावों के बीच रेत तस्कर नए तरीके से रेत की अवैध खुदाई और परिवहन कर रहे हैं। खबर बलौदा बाजार से है, जहां रेत तस्कर ट्रैक्टर रेत निकलवाकर 500 मीटर दूर किनारे में डंप करवा रहे हैं और वहीं रेत चैन माउंटेन के माध्यम से हाईवे में लोड कर बाजार में ऊंचे कीमतों पर बेचा जा रहा है। जब खनिज विभाग ट्रैक्टर मालिकों के ऊपर कार्रवाई करने पहुंचता है तो ट्रैक्टर मालिक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत रेत लेकर जाने का बहाना कर कार्रवाई से बच रहे हैं। इसी का फायदा रेत तस्कर भी उठा रहे हैं। खबर बलौदा बाजार से है, जहां शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। जिले में अवैध रूप से महुआ की शराब और अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 लीटर अवैध महुआ की शराब और 100 क्वार्टर अंग्रेजी शराब जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बलौदा बाजार से ये खबर, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के तस्करों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है। शराब की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 40 लीटर अवैध महुआ की शराब और 40 लीटर अवैध महुआ की शराब बरामद हुई है। तो शराब तस्करों पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन, इसके तहत पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों अवैध शराब का धंधा करते थे। ऐसे में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 40 लीटर अवैध महुआ की शराब बरामद की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।